तो जो आप लोगों ने कुलाम्स लॉ तो पढ़ लिया होगा ना, कुलाम्स लॉ का मतलब कौन कौन से हम लोग फॉर्मूले यूज करते हैं कुलाम्स लॉ में, और कुलाम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगाते हैं, है ना। रिपल्सिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये सब आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ठीक है, तो आज हम लोग मैम स्टार्ट। हाँ जी मैम ये मतलब स्कूल में तो करा दिया है, लेकिन अभी क्लासेस हमारी फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की हमारी है ऑनलाइन। आज। हाँ, कुछ बच्चे नए हैं ना इसमें। अच्छा, आज कुछ बच्चे हैं जो आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। यस मैम। एक सेकेंड बच्चों। हाँ मैम, आप थोड़ा सा रिवाइज भी करा दीजिएगा, बाकी आप ठीक है, हाँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैं आपको ना आपको नाम से रिवाइज करा दूंगी। यस ठीक है, मैम। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत करो। और यस मैम, जिन बच्चों ने अभी नया ज्वाइन किया ना, उनको ना अभी हम लोग कल संडे में बैठ करके ना सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी, लास्ट वीक जितना भी कवर अप हुआ है। जैसे कि आप सभी को बताया था ना, ओरिएंटेशन डे वाले दिन कि बैच जो स्टार्ट हो गया था वो मंडे से हो गया था, बट आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई थी ट्यूसडे से, सॉरी थर्सडे से। तो जिन बच्चों को जो जो पोर्शन छूट गया है, एक एक दो दो क्लास जो छूटी है ना, वो सारी क्लास हम लोग कवर अप करा देंगे संडे में। कल आपको मॉर्निंग से रिकॉर्डिंग्स के लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज आप कवर अप कर लीजिएगा, बाकी ताकि मंडे से जब आप क्लास को ज्वाइन करें तो आपको कोई भी बैकलॉग ना रहे, ठीक है। आज और मैनेज कर लीजिएगा, बाकी तो मंडे से आप लोग कर ही लेंगे सारी चीजें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगी बच्चों, टेंशन मत लो, इतना बेफिक्र हो जाओ। तो हम लोग पहले गुलाम, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो, जिन बच्चों का रह गया था कुलाम्स लॉ, वो हम लोग उनको आज रिवाइज करा देंगे कि कुलाम्स लॉ क्या होता है, फटाफट फटाफट, ठीक है। बट समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। देखो, कुलाम्स लॉ क्या कहता है। अगर हम कुलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस करें, तो कुलाम्स लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अभी चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। देखो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कैसे चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव, यानी ये दोनों अपोजिट चार्ज हो गए, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। दोनों अगर सिमिलर चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आप लोगों ने अभी तक बस ये पढ़ा था कि कितने तरीके के फोर्सेस होते हैं। ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ही निकालेंगे कुलाम्स लॉ से। अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक ये पॉइंट चार्ज है Q1, मैंने बोला मेरे पास एक ये पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इन दोनों फोर्सेस का एक मैग्नीट्यूड चाहिए कि ये फोर्स कितना आपस में एक दूसरे पे फोर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो देखो कि ये Q1 फोर्स है, ये Q2 पे जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। मैम इस एक सेकंड, Q1, एक सेकंड बच्चों, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे मैम का जो लिख रही है? मैम आपको दिख रहा है क्या? सर। मैम स्क्रीन पे जो लिखा हो, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? तो विजिबल मैं नहीं हो लिख रहा रही हूँ। नो सर, नहीं दिख रहा है। है, विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन पर। एक सेकंड, मैंने तो यस लिखना स्टार्ट कर हाँ, दिया था। अभी अभी दिखा, यस अभी मैम, अब दिखा दिखा मैम। है, अभी दिखा है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है बच्चों, आपको जब ऐसा चीज फील होता है ना, तो प्लीज हाँ, तो आपको पार्टिसिपेट क्या बताना करो, आप चाहिए। बता दिया करो कि नहीं दिख रहा है मैम। वो हम हैं क्लास में तो हम चीज देख रहे हैं, बट आप भी बोला करो कि मैम नहीं दिख रहा है अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। मुझे तो मैं पता, थोड़ी आइडिया देर ही नहीं वेट लगता करूँ क्या? अगर अदरवाइज। नहीं दिखता तो वापस फिर बोलती। यस यस मैम, आप बाकी आप कंटिन्यू कर लीजिए। बच्चों अगर आपको कोई भी इशू होता है ना, प्लीज पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। हम आपको बता रहे हैं भाई, जब से हमने आपको ओरिएंटेशन डे से आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेशन इज द मस्ट। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो शायद आप चीजों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं कि टीचर आपके चेहरे को देख पाए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी हमें लग रहा है कि नहीं दिख रहा है तो हम आपको बोल रहे हैं, बट आपको भी आगे से बोलना चाहिए कि मैम अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो नहीं दिख रहा है तो पार्टिसिपेट क्या करो क्लास के अंदर, ठीक है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर लीजिए मैम। अभी बच्चों दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों को पता है कि जो भी दो चार्जेस होते हैं आपस में एक दूसरे पे फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। वो फोर्स एक दूसरे पे कितनी लगा रहे हैं वो हमें कुलाम्स लॉ ने बताया कि हम किन्हीं भी दो चार्जेस पे कैसे फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब मान लो ये मेरा Q1 चार्ज है, ये इसको मान लो ये मेरा पॉजिटिव Q चार्ज है, और इसको मान लो ये मेरा नेगेटिव Q चार्ज है, और मैंने बोल दिया ये एक दूसरे के से R दूरी पे रखेंगे, ये पॉजिटिव Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट। वेरी गुड। ये मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये Q चार्ज चाहेगा कि ये माइनस Q को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ई ए, और ये ई भी क्या चाहेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो ये इस पे फोर्स बच्चों किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ, एफ बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इन पे फोर्स लगेगी, है ना, ये प्लस Q वाला चार्ज माइनस Q को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और ये माइनस Q वाला चार्ज प्लस Q को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स निकालूं तो एफ ए की डायरेक्शन आई इधर, ठीक है, अब बी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा इधर, ठीक है, इस पे। अब ऐसे सिमिलरली अगर मैं ए की बात करूं तो बी वाला चार्ज ए पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा बच्चों, इधर की तरफ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे फोर्स निकल के आए। अच्छा, तो अब मैं बोलती हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों चार्जेस को बहुत दूर ले जाती हूँ तो क्या इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स, जो अभी अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में थी, वो बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी मैम। कम होगी। देखो मैं कह रही हूँ कि ये एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है, अभी आप लोगों ने बताया इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे कि अब ये एरो से भी दिख रहा है ना कि प्लस Q चार्ज इधर जा रहा है, माइनस Q चार्ज इधर जा रहा है, ये एफ बी और एफ ए दोनों किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों एरो इस वजह स्क्रीन से। वापस नहीं दिख रहा है, आप जो लिख रहे हो वो स्टार्टिंग में जो था बस वही है। हाँ वही दिख रहा है। नो हाँ मैं तो अभी ये भी प्रॉब्लम कैसे आ रही है? हाँ अभी आया अभी आया। मैम अगर पॉसिबल है आप ओपन ऐसे कैसे हो रखा है, एक बार मैं दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ बच्चों, ठीक है, ओके एक मैम। सेकंड। एक बार रिकनेक्ट कर नहीं, लीजिए, या फिर मैम आप ना ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ना वो कर लीजिए, स्लाइड शो कर लीजिए, स्लाइड शो करें, एक बार स्लाइड शो कीजिए ऊपर से मैम। जहाँ ऑप्शन आ रहे हैं ना एनिमेशंस, एनिमेशंस के बाद में स्लाइड शो लिखा हुआ है। हाँ मैंने ये पीपीटी सर मैंने स्लाइड शो ही करी हुई है। नहीं नहीं मैम, आपने स्लाइड शो नहीं किया हुआ, ये इससे पूरा का पूरा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ना विंडो को आपने प्रेजेंट कर दिया है। बट आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार स्क्रीन को हटाइए मैम, आप एक बार स्क्रीन को हटाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जो स्क्रीन शेयर ना मैं आपको हटा दीजिए एक बार, स्क्रीन अच्छा शेयर। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दूं? यस मैम। मैं पता है अब ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, मेरी पूरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है यहाँ से, नहीं मतलब नहीं, मैं पूरी मैं एंटायर। आपको बताता हूँ, पहले आप अपने पावर पॉइंट पे जाइए और वहां पर स्लाइड्स पर क्लिक कर लीजिए, और स्लाइड्स पर कर लेना क्लिक फ्रॉम द करंट स्लाइड जहां पर आप लिख रहे हैं। ओके एक बार कीजिए। ओके, डन 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 डन। ठीक बच्चों है। आप बताना एक बार, अब स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम। एक मिनट। अब तुम अब कोई दिक्कत नहीं 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 मैम, अभी भी ना गलत है, वो ना थोड़ा सा लैग करेगा ही करेगा। ये जो लैग हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, फिर से स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए, आप उसमें कि करके मैं देखो। सुबह क्लासेस लेती हूँ तब तो ये थोड़ा अच्छा आप बताइए आप क्या कर रहे हो स्लाइड शो में? हाँ, आप पहले इसको ना स्टॉप प्रेजेंटिंग कीजिए, मतलब आप इसको हटा दीजिए स्क्रीन से। ठीक है। अब अपना मैम पहले पावर पॉइंट का ओल्ट टैब से स्विच कीजिए, पावर पॉइंट पर ओल्ट टैब से पावर ठीक है। पॉइंट पर जाइए। पावर पॉइंट पे देखिए ऊपर जो लिख रहा है एनिमेशंस के आगे जो आपको दिख रहा था स्लाइड शो, हाँ आप स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम द करंट स्लाइड जहां पर आप लिख रहे थे ना वही वाली स्लाइड पर जाने के बाद करना। ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए, जहां पर प्रेजेंट करने का ऑप्शन आता है वहां पर प्रेजेंट करने के लिए दबाइए, और स्क्रीन शेयर ना करके आपको विंडो पर क्लिक करना है, ठीक है। और उस ओके विंडो में आप स्लाइड शो वाला विंडो चूज करना। ठीक है सर, ओके अब मैं बस स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस 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 मैम। उसे ना ये लैग नहीं दिखाई देगा, जो अभी लैग हो रहा है ना वो शायद लैग कम हो ये रहा है। होता नहीं है, मैं सुबह क्लासेस लेती हूँ ना उसमें तो ऐसा कुछ लैग नहीं आता है, पता नहीं अभी कैसे आ रहा है, आई डोंट नो। अभी मैम ऑल टैब्स आप स्विच कर दीजिएगा। मैम अभी आप कुछ राइट कीजिए इस स्लाइड के ऊपर।
मैम अब आप कुछ लिखिए, नीचे आ रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर पर, आप जाएंगे कर्सर को लेकर के, तो वहां पर आपको मैं ऑप्शन मिलेंगे। यस यस, अभी लैग मैं नहीं भी है। अभी लैग नहीं है। नहीं अब लैग नहीं है मैम, अब ये साथ के साथ दिख रहा है। ठीक है, ओके और मैम फाइन। इरेजर वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे? लेफ्ट कॉर्नर पे हाँ जाइए सर, आप। ये तो सर मैं क्लास लेती हूँ, वो तो मैं कर लेती हूँ। यस 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 मैम, आपने वो इस तो तरीके मेरे से को कीजिएगा। ओके। ठीक है, ठीक है। ये तो सर मेरे को आता है, लैग का मुझे भी नहीं पता चला एक्चुअली क्यों हो गया। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये क्या किया, मैं ये डायग्राम एक बार दोबारा बना देती हूँ, वरना आप लोगों को नहीं पता लगा होगा क्या करा है मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया है देखो। चलो शुरू से ड्रॉ करते हैं, अभी रिमूव नहीं होगा। मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज लिया बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे चार्ज लिया माइनस क्यू। अब मैंने इन दोनों चार्जेस को बच्चों कहाँ रख दिया, आर डिस्टेंस दूरी पे रख दिया। मैंने ये बोला। अब आपने बोला कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, यानी ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज होगा ये माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और जो ये माइनस क्यू चार्ज होगा ये प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी चार्ज बी के कारण इस पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और बी पॉइंट पे ए के कारण फोर्स लगेगी ए डायरेक्शन। इसका मतलब आप देख रहे हो फोर्स इस तरीके से है, और इस तरीके की फोर्स होती है तो कैसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैंने इन दो चार्जेस को अब बहुत दूर रख दिया। बहुत दूर रखने के बाद इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी बच्चों, वो कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ। कम होगी। हाँ, क्योंकि अभी तो ये अगर ये पास में है तो एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर रख दिया, तो ये कैसे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे कम। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, जो ये फोर्स आया है इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम यहाँ से निकालेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आर कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अभी तो मैंने अब क्या किया, मान लो इसी आर डिस्टेंस पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सेकंड डायग्राम, इसी आर डिस्टेंस पे अभी प्लस क्यू चार्ज था। अब मैंने क्या किया, चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी। मान लो अब मैंने क्यू चार्ज को बच्चों 5 क्यू कर दिया, और माइनस क्यू चार्ज को 10 क्यू कर दिया, मतलब मैंने उनकी वैल्यूज बढ़ा दी। अब इनके बीच में बच्चों आप खुद समझो, जो फोर्स लगेगी अट्रैक्शन फोर्स, वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। मतलब मैंने चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी, बढ़ जाएगी। 10 क्यू कर दिया, इसको 15 क्यू कर दिया। अब ये एक दूसरे को बच्चों ज्यादा, एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, मैंने चार्ज बढ़ा दिया। तो यहीं से सिंपल निकल के आया है, सेकंड इक्वेशन यहाँ से आई है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो आपने चार्जेस दिए हैं। मान लो ये Q1 ये Q2, तो यहाँ से मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड लिया है चार्जेस का Q1 और Q2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके लिख दो, यही है आपका कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ कुछ नहीं है, बस यही जो डेरिवेशन है ये कुलाम्स लॉ है। यानी जो आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे बिटवीन द टू चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसके तो इनवर्सली हो गई आर के। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा है हमेशा जब हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर आता है। तो बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको हमने नाम दिया है के, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी ये मत पूछना कि मैम के ही क्यों आया, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब जाके हमें पता चला कि के की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे बच्चों, मीडियम की परमिटिविटी। मीडियम की परमिटिविटी का मतलब है कि जब कि आप लोगों ने जब किसी को, मान लो अभी ये दो चार्ज रखे हुए एयर में इनमें कुछ और फोर्स लग रहा है। अब मान लो आपने इन चार्जेस को बच्चों मीडियम में किसी ऑयल में रख दिया या किसी वाटर में रख दिया, तो इनका बच्चों फोर्स जो होगा ना, जो इनके बीच में जो कुलाम फोर्स निकल के आया है, दिस इज द कुलाम फोर्स, मतलब जो ये मैग्नीट्यूड निकल के आया है, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड कर रहा है हमारा के पे भी, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट है मीडियम की परमिटिविटी। यानी के की वैल्यू हमारे किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे। अच्छा, यहाँ पे एयर था तो मैंने एप्सिलॉन नॉट लगाया। अब समझो, अगर एयर के क्वेश्चन में आता है एयर की जगह चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो आप एप्सिलॉन नॉट को बच्चों क्या लिखोगे, मीडियम का क्या आएगा, अगर मीडियम के लिए परमिटिविटी निकालनी है तो वो बराबर आएगी एप्सिलॉन नॉट, यानी जो एयर की परमिटिविटी है
मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये एक इक्वेशन सेकंड, इसको याद रख लो। एक तो आपका ये कुलाम्स लॉ हो गया, जिसको इक्वेशन थर्ड नाम दे रहे हैं। ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड, दिस इज कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ का एक कांस्टेंट आया के की वैल्यू बाय सो मेनी ऑफ एक्सपेरिमेंट निकल के आई 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं सिर्फ एयर के लिए। अब क्वेश्चन में बच्चों जेई सिर्फ इतना आसान तो नहीं पूछेगा एयर देगा, बहुत सारे मीडियम्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब किसी भी मीडियम के लिए परमिटिविटी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला बच्चों ये है, इसको स्टार मार्क करके अपने नोटबुक में लिख लो। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एम का मतलब है मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है एयर की परमिटिविटी। ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि मैम परमिटिविटी क्या होती है ना। आपको ये तो बता दिया ये मीडियम है, ये एयर है। अब परमिटिविटी बच्चों होती है कि जब ये दो चार्जेस हैं इनके बीच में, वो आप मेन पढ़ोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, क्योंकि चार्ज क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रॉस करके हुए निकल सकती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा फाड़ के निकल सकती है उस मीडियम को, यानी उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रॉस कर सकती है, वो उस मीडियम की क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। ये आप पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक। अभी के लिए इतना याद रखो कि परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसमें चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो कितनी स्ट्रांगली क्रॉस कर सकती हैं, बस ये है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अब अगर क्वेश्चन ये तो मैंने निकलवाया है आपको मीडियम के लिए। ठीक है, अब देखो ये तो आप लोगों ने निकाला कुलाम्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर 4 एयर है तो आप क्या लिखोगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, मैं इसलिए इसको इतना इलेबोरेट करवा रही हूँ। के की वैल्यू रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा अगर मीडियम आ जाएगा तो बच्चों कैसे रखोगे, देखो 4 मीडियम के लिए कैसे करोगे, मीडियम के लिए करोगे Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट r Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो बच्चों, ये इतना पूरा वैल्यू किसके बराबर है, देखो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, Fe के। तो यहाँ पे लिखो Fm किसके बराबर हो गया बच्चों, Fe, और ये एप्सिलॉन नॉट r। इसी एप्सिलॉन नॉट r को जो रिलेटिव परमिटिविटी है बच्चों, इसको कई बार हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, K, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका नाम है ये। तो अब आप खुद देखो, जब मीडियम में हमने दो चार्जेस को रखा, इस इक्वेशन से देख रहे हो, जब मीडियम में दो चार्जेस को रखा तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो डिक्रीज हो गया, कितने से, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा आपको पेपर क्वेश्चन में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी करोगे आप, तभी आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये वाला, ये क्वेश्चन करो बच्चों, दिस क्वेश्चन अटेम्प्टेड। ये क्वेश्चन सेम इसी जो अभी मैंने आप लोगों को कराया ना, इसी पे रिलेटेड, इसी फॉर्मूले पे करोगे, ट्राई करो, ट्राई इट, इसी सेम फॉर्मूले पे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फोर्स देखो, एयर में फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही होगा एयर में। अब देखो इसने क्या पूछा है कि फोर्स कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा जब हम किसी मीडियम में रख देंगे 16 में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये रहा 16। ट्राई इट बच्चों, जब मीडियम में रखने के बाद फोर्स क्या हो जाना चाहिए, रखो, करो। ये इक्वेशन 1 जब तक कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इन एयर में, तब वो अपने आप पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं F। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है सिमिलर है, Q की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, यानी Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये आई बाय फॉर्मूला। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r एट विच दे एक्सपीरियंस 4F when placed in a medium of dielectric constant। यहाँ से पहले तो K की वैल्यू भी रखो बच्चा, K की वैल्यू कितनी बताई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर।
अच्छा, जब इन्होंने मीडियम में रखा तो इस फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? इस फोर्स की वैल्यू हो गई 4F। देखो, ठीक है, फोर्स की वैल्यू होगी 4F। अब कुछ नहीं करना, अब रख दो ये फॉर्मूला क्यू स्क्वायर। तो बच्चों चार्ज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस कितना हो गया है, आर हो, कैपिटल आर हो गया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर रखो। अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा है। अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना बताया था बच्चों? के की वैल्यू यहाँ पे 16 है। अब देखो, अगर यहाँ पे आप रखो 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको रखोगे एप्सिलॉन नॉट आर। अब आपको पता है एयर के लिए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 1, इतना समझो। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी? क्यू स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो। और ये एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 16, इसको रख दो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में। ठीक है, अब सॉल्व करो 4। अब देखो यहाँ पे ये 4F हुआ, यानी आप ये वाली फोर्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे रख सकते हो। रखो, ये जो इक्वेशन सेकंड का F है, इसको इस वैल्यू में पुट कर दो, ये 4F वाली में यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन थर्ड। इसको मान लो दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब सॉल्व करो, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। मैम r/8। r/8 आ रहा है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बच्चों, करो खुद से कर लो। अब जब इस वैल्यू को सॉल्व करो, बाकी तो चीजें कट जाएंगी। देखो क्या क्या कट जाएगा, क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 16 आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बचेगी। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। देखो 4/r स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा 1/16 कैपिटल आर स्क्वायर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ये यहाँ जाके 64 आर स्क्वायर हो जाएगा, 16 into 4 ये बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बस यही सॉल्व करना है, 64 आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और कैपिटल आर कितना आ जाएगा? r/8। वेरी गुड, जिसने r/8 आंसर बताया है, बहुत सही आंसर, वेरी गुड स्टूडेंट, r/8 इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को सिर्फ कुलाम्स लॉ का एक छोटा सा वो कराया टॉपिक, वहां से एक न्यूमेरिकल उठ के आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट पे एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। तो दिस इज इजी और टफ, इजी ना? तो ये चीज याद रखना कि के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू याद रखना, जब आप के को रखोगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको यहाँ से जब मीडियम के लिए आएगा तो आपको ये वैल्यू रखनी होगी, एप्सिलॉन नॉट आर। जो ये के होगा, ये बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कहाँ रखें, इसको हमेशा एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू समझ के रखना, क्योंकि ये दोनों सेम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट आर, आपने डायरेक्ट इसको 16 रख दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। अच्छा, कई बार अब क्या होता है, अब आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, इधर अब यहाँ पे जो मैंने ये आपको वैल्यू रखवाई है के की इन टर्म्स ऑफ एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू याद रख लो, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट्स आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। जब एयर की टर्म्स में हो और एयर की टर्म्स में हो मीडियम, तो आप ये वाली वैल्यू रखोगे 9 × 10⁹, ठीक है। अब हम लोग एक बार कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और देख लेते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे हैं। एक बार कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और देख लो, एक स्लाइड और एंटर कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, मैंने अभी आपको 2 चार्जेस बताए थे जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। अब मैंने माना कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इसको पॉइंट A मान लो, इसको पॉइंट B मान। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हूँ कि आपको फोर्स निकालना है B पे, B पॉइंट पे फोर्स निकालना है ड्यू टू A, याद रखो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। देखो मैं अभी पूरा इलेबोरेट कर रही हूँ, फोर्स ऑन पॉइंट B ड्यू टू A, यानी A पॉइंट का चार्ज, ठीक है।
तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जिसपे फोर्स निकालना है वो पहले, जिसकी वजह से निकालना है वो बाद में, एफ बी ए। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज ए। तो अब देखो बी पे फोर्स निकाल रहे हैं ए की वजह से, तो हम लोग किधर मूव कर रहे हैं बच्चों, इधर मूव कर रहे हैं। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको कुछ भी दे देता है x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट दे देता है बी पॉइंट के x2 y2 z2। ठीक है, अब इसमें आपको चाहिए होगा आर वेक्टर, क्योंकि जब हम वेक्टर की बात करेंगे। अच्छा, अब देखो सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन पॉइंट ए ड्यू टू बी, तो आप सिंपल लिख दोगे, क्या हो जाएगा, एफ ए बी। ठीक है, अब पहले एफ बी ए निकालते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। बताओ कैसे लिखूं, के लिख दिया, Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया। अच्छा, अब ये बात आएगी कि R कैसे लिखना है ना, इस R को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसके लिए हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। अब देखो जब मैं फर्स्ट पॉइंट निकाल रही हूँ, फोर्स ऑन पॉइंट बी यू टू ए, इसका मतलब मैं कैसे मूव कर रही हूँ बच्चों, ए टू बी मूव कर रही हूँ। कैसे मूव कर रही हूँ, ए टू बी मूव कर रही हूँ। तो इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आर ए बी आएगा, ए टू बी मूव कर रही हूँ। तो यहां से आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये पोजीशन वेक्टर होता है। आपने 11th क्लास में वेक्टर्स में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो समझ लो। जब पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। दिस इज द फॉर्मूला, नोटबुक में लिख लो, ऐसे पोजीशन वेक्टर को निकाला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम सीख रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, अब देखो मैंने ये निकालना है, बी पॉइंट पे फोर्स निकालना है ए की वजह से, तो मेरी डायरेक्शन हो गई बच्चों ए टू बी, पोजीशन वेक्टर यानी आर ए बी। फाइनल कौन सी पोजीशन हो गई यहाँ से, आर बी माइनस आर वन आर ए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, पोजीशन वेक्टर को निकाल सकते हो। अब आर बी का मैंने बोला है कितना है, x2 y2 z2, और इसका हो जाएगा माइनस x1 y1 और z1। ये हो गया। तो यहाँ से अब मैं लिख रही हूँ इसको आर ए बी वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में है ना, तो मैंने आर ए बी वेक्टर लिख दिया। ठीक है, और जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों हमेशा क्या लगाते हैं, एक यूनिट वेक्टर। ये मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया आर ए बी का। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या निकल के आया, के Q1 Q2 आर ए बी का, सॉरी स्केयर तो मैं भूल ही गई, आर ए बी का स्केयर। आर ए बी को कैसे लिखेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं ए का यूनिट वेक्टर लिखती हूँ तो इसको लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आर ए और यहाँ पे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी का, आर का मैग्नीट्यूड। अब मैं ए बी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से ये क्या वैल्यू आ गई, के Q1 Q2 और ये हो गया आर ए बी की क्यूब, और ये आ गया आर वेक्टर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगी फोर्स ऑन पॉइंट ए ड्यू टू बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों ये हो जाएगा, ये वाला, यानी आर बी ए, सॉरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। जब मैं इसकी बात करूंगी, जब एफ ए बी की निकालूंगी तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर आएगा आर बी ए। अभी यहां तक अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बताओ। इसमें हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा है कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हमें लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर का ध्यान रखना होता है बस। ए से बी के लिए फोर्स निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर लेना है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो सेम मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन करवा लेती हूँ आप लोगों से। लो सेम ये वाला क्वेश्चन कर दो। देखो मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म अगर नहीं पता होती तो आप गलत कर देते। चलो करो, वेक्टर फॉर्म से ये वाला क्वेश्चन निकलेगा। बच्चों आप लोग सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया वेक्टर फॉर्म? यस। यस मैम।
तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जरूर अच्छे से निकलेगा। लो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 की पोजीशन है 2, -1 और 3। Q2 की पोजीशन है बच्चों 0, 0, 0। अब मैं ए बी की बात करूंगी क्योंकि अब मैंने आपको ए बी में सिखाया, यानी ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2। अनदर चार्ज पार्टिकल Q2 यानी Q2 पे फोर्स निकालना है। किसकी वजह से होगा बच्चों? Q1 की वजह से। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन Q2 टू Q1। ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 निकालो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 बाय पोजीशन वेक्टर का क्यूब आया था मैग्नीट्यूड, और ये था आर वेक्टर, यही आया है देख लो इस वाले फॉर्मूले में, ये निकाला हम लोगों ने, ये आया था आर वेक्टर, यही फॉर्मूला था। बस आपको पोजीशन वेक्टर का ध्यान रखना है, बस अब सिर्फ पोजीशन वेक्टर का खेल है बच्चों, दिमाग लगाओ। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो A to B, तो पोजीशन वेक्टर भी बच्चों वैसे ही करना, R2 - R1। ठीक है, करो, कैसे करोगे बताओ, मैम मुझे बहुत ऑप्शन क्यूरियोसिटी डी। होती है। ऑप्शन 2 किस किस का आ रहा है? डी, ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी जिसका आ रहा है, चलो चेक करते हैं। और कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, और बताओ, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका डी आ रहा है? देखो अब मैंने बताया है कि हम लोगों को Q2 पे फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू A, यानी पोजीशन वेक्टर भी ये होनी चाहिए R2 - R1, यानी R फाइनल R इनिशियल। फाइनली मैं किस पॉइंट पे जा रही हूँ? B पे, यानी RB। इनिशियली मैं किस पॉइंट पे थी? RA पे। तो पहले B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? देखो B तो किस पे? ओरिजिन पे, फिर भी लिख लो चलो, 0, 0, 0 माइनस इसके कितने हैं? 2, -1 और 3। अब देखो 0 - 2 -2 I कैप, 0 -1 यानी प्लस का J कैप, 0 - 3 यानी माइनस का 3 K कैप। यही कुछ आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो बस अब क्या ही करना है कि Q1 Q2 अब पहले अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। जब आपने आर वेक्टर निकाल लिया तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 +1 +3 3 जा 9। कितना आ गया मैग्नीट्यूड? 14। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा 14 की पावर 3/2 हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई आर वेक्टर। तो आर वेक्टर देखो ये मेन, तो इसी से ही आंसर आ जाएगा। देख रहे होंगे ना, ये तो सब सेम है, मेन ये इस पे आंसर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं हमने गलत लगाया कि सही लगाया है। -2i + j कौन सा मैच कर रहा है? -2i तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ये वाला मैम C डी। और D दोनों -2i है। ठीक है, J पॉजिटिव मेरा ये वाला है। ठीक है, और -3 के भी यही है। तो देखो मेरा D आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, वो मेरे को बस आर वेक्टर से ही मैंने सही कर दिया, मतलब आर वेक्टर निकल गया, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर बच्चे गलत कर देते तो देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आता। बच्चे अगर कर देते ये 0 कहते, ये तो ओरिजिन पे, इसका तो क्या ही करना, डायरेक्ट आर वेक्टर को लिख देते, ये वाला 2i कैप -j कैप +3k कैप, तुम लिख देते इसको और आंसर टिक कर देते। कौन सा? ये फर्स्ट ए क्वेश्चन लगा के आ जाते। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पता होती और क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट बनते हैं छोटी छोटी चीजों से। आप छोटी छोटी चीजें सीखोगे, वहां से कॉन्सेप्ट बन के आएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर वाला हमेशा याद रखना अपनी नोटबुक में। हाँ जी बोलो। ये पावर सॉल्व करके 56 कैसे आ रहा है साथ में? अच्छा बच्चा, k की वैल्यू रखी है आपने? k की वैल्यू यस 9 मैम। × 10⁻⁹। k की वैल्यू देखो कितनी रखेंगे हम? k की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। ये होगा Q1 Q। अब ये है 14 की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है, इसको इसने 1/4, अच्छा πε0 में भी रखा है। अच्छा तो के सुनो, ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे लिखो, k को 1/4 πε0 में लिख दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना है? 14 की पावर 3/2।
अब इसको एक बार ऐसे लिख लो, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 और √14, ठीक है। 3/2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 14 4 जा कितना हो गया 56, 1/56, और ये हो गया मेरा √14 ठीक है बच्चों, ऐसे किया है इसको। 14 जो हमारा √3/2 है उसको एक बार 14 लिख दो, एक बार रूट में लिख दो, 14 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे हमारा 1/656 आ गया। चलो अब ये हम लोगों को मतलब हमने कूलॉम्स लॉ सीख लिया वेक्टर फॉर्म में भी, अब हमें सिर्फ लगानी है बाकी के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ जो फिजिक्स आपने 11th में पढ़ी है वो, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में यही है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। बाकी के बच्चे भाई वो उनको भी अपना योगदान देना है पूरा पढ़ने में। मैम आपको तो 16 है, हाँ 16 है। ये देखो, अब मेरे को भी आंसर तो मुझे भी नहीं पता है इसमें क्या है, मतलब बहुत आप खुद करना कैलकुलेशन में, बस आप लोगों को बता रही हूँ एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, दो चार्जेस है सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यानी मैं लिख सकता उनके बीच में फोर्स एफ है, यानी एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2, डिस्टेंस मैंने मान लिया भाई r स्क्वायर है, यानी दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस दूर पे रखे हैं, मैंने ये मान लिया। अब नेक्स्ट कह रहा है अगर मैंने क्या करा, पार्टिकल की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया, उसका स्क्वायर, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, यानी चार्ज को क्या कर दिया बच्चों, दुगना कर दिया 2Q1 और इसको कर दिया 2Q2। तो अब पूछा है कि नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो बस आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, निकाल लोगे बहुत आराम से, r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा क्या, यस तो ये 16 हो गया, यस मैम। ठीक है, ये हो गया 16, और इसको मान ये आ गया मेरा f डैश, ठीक है। तो f इक्वल्स टू 16 ऑफ 16, f डैश इक्वल्स टू 16 ऑफ f, ठीक है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी, ये रही मेरी f की वैल्यू, और इसको मान लो f डैश, तो f डैश आ गया 16 टाइम्स ऑफ f। बच्चों सही है क्या, मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी कहीं पे, देखो मैम सही है। ठीक सही है। ठीक है। बाकी के बच्चों को समझ में आया ना, बस ये जो बाकी का 16 के ये 6 Q1 Q2 r स्क्वायर था, ये तो इस वैल्यू से मैंने क्या कर दिया, यस मैम। पुट कर दिया यहाँ f, तो ये आ गया 16f। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस मैं यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बच्चों ने क्लास 11th में कितना पढ़ा है। कल से तो नवीन सर ही पढ़ाएंगे, मैं तो बस आज पढ़ा रही हूँ। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज Q1 है उसके पास, एक चार्ज Q2 के अलोंग वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक चार्ज -Q1। बस आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है कि वो कितना टाइम पीरियड है उसके घूमने का, बस। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, 2π/ω, बस ये यहाँ से सॉल्व कर दो। यहाँ पे दो तरीके के फोर्स आएंगे, सर्कुलर पाथ में सबसे कॉमन फोर्स कौन सा है, सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, सर्कुलर पाथ में हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बट हर बार सर्कल में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बच्चों क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है r, इस पॉइंट पे जाएगा तो भी Yes, डिस्टेंस ma'am. r, इस पॉइंट पे जाएगा तो भी डिस्टेंस r, तो क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इक्वेट कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, करो k Q1 Q2 रेडियस r स्क्वायर, सेंट्रीपिटल की फोर्स की वैल्यू याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ, mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो, इधर पुट कर दो, का इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k Q1 Q2 mr क्यूब, तो ये आ गया रूट k Q1 Q2 by mr।
अब इसमें वैल्यू पुट करो। अब तो बता दो, अब तो चलो सॉल्व कर दो, अब तो कैलकुलेशन रह गई, अब तो देखती हूँ कितनी किसको कैलकुलेशन आती है। चलो करो चुपचाप बैठ के सॉल्व सारे बच्चे, मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व कर रही हूँ, मुझे भी नहीं आता, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ। पावर 1/2 और ये हो गया mr³ की पावर 1/2। क्या तो रखो। अब मान लो बच्चों मैं 2 पाई को रूट के अंदर, ये तो पूरा रूट में आ गया, mr³ के Q1 Q2, ये तो पूरी रूट की वैल्यू है। मैं 2 पाई को रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो वो कैसे लेके जाऊंगी, 4 पाई स्क्वायर में जाएगा, है ना, डबल हो जाएगी उसकी वैल्यू। अच्छा तो ये आ रहा है कहीं पे मिलता जुलता कुछ आ रहा है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट में तो इसका मतलब आपको पता है कि के की वैल्यू भी आपको रखनी है, के की वैल्यू भी रख दो यहाँ पे, के की वैल्यू भी रख दो, तो कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर मैम mr³ ऑप्शन ए। Q1 Q2। के की वैल्यू मैंने बताई है कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे के नीचे है तो ये ऊपर जाएगी वैल्यू, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 4 पाई और ये 4 पाई, यानी 16 पाई क्यूब हो गया। अब 16 पाई क्यूब देखो कहाँ आ रहा है, इधर ए, यानी ए आंसर है। इजी, वेरी इजी, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए थी वरना गलत हो जाता। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर एक बार ये सीख लिया ना तो यहाँ से बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे वेक्टर का खेल है सारा, ट्राई करो एक बार। भाई पानी पिला दो, ट्राई दिस आउट। बच्चों ये वाली पीपीटी आप लोगों को, ये वाली पीपीटी चाहिए आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए? फिर आप लोगों यस को मैम। कहाँ पे सेंड करनी होती है, मुझे तो ये नहीं पता। मैम बीपी पर, कहाँ पे? व्हाट्सएप। अच्छा चलो मैं नवीन सर को भेज दूंगी, वो आप लोगों को भेज देंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, उनको एक स्ट्रिंग से हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये स्ट्रिंग है, इससे मैंने 2 चार्जेस को क्या किया हुआ बच्चों, बांध दिया। ठीक है, अब 2 आइडेंटिकल चार्ज है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, रिपेल। मान लो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी वो स्ट्रिंग से एक स्फीयर इधर और बच्चों एक स्फीयर इधर मूव करेगा। अब इन्होंने बोला है ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, यानी एक स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, यानी ये वाली स्ट्रिंग भी थीटा एंगल बनाएगी और ये स्ट्रिंग भी वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, अब इसने बोला है, अब क्या किया इन्होंने, इस जो ये हमारा ये सिस्टम था थ्रेड वाला, इन्होंने इसको किसी लिक्विड में सस्पेंड कर दिया, जिस लिक्विड की डेंसिटी इतनी है, और बट वो इस तरीके से हुआ है डिसॉल्व, सस्पेंड, की जो एंगल बन रहा है, जो ये थीटा एंगल है, ये सेम ही रहेगा। आपको बताना है कि किस वाटर में हम लोगों ने इसको डिसॉल्व किया, यानी के कितना आएगा। बच्चों आसान है कि नहीं? एक्सक्यूज मी मैम। देखो ये दोनों रिपल्स आइडेंटिकल है, तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर जाएगा और एक इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स इधर जाएगा। सबको पता है चार्ज स्फीयर है तो इनका मास जरूर होगा, तो मास, ग्रेविटेशन फोर्स, वेट हमेशा नीचे लगेगा, ये हो गया mg। इसमें भी सिमिलरली वेट mg नीचे लगेगा। अच्छा अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आप लोगों ने एनएलएम में पढ़ा होगा, टेंशन लगती है। अच्छा ये टेंशन देखो इधर है, ये टेंशन इधर है, टेंशन के कंपोनेंट कर दो बस एक बार। अगर ये वाली लाइन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना दी है, तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाई तो इसके साथ भी तो थीटा एंगल ही बनाएगी। ठीक है, ये लाइन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, देखो। तो अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो यहाँ पे भी ये कौन सा एंगल बनाएगी, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ हो गया टेंशन का कॉस कंपोनेंट। अब ये याद रखना, जहां जहां थीटा आएगा वहां वहां कॉस कंपोनेंट आएगा। अब इस डायरेक्शन में टेंशन का बनेगा टी साइन थीटा। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे ये एंगल
वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींची, तो ये वाली लाइन जो सिमिलर लाइन टेंशन वाली है, देखो ध्यान से देखो, जो ये टेंशन वाली लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे भी तो जब वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगी, तो सिमिलरली थीटा के साथ टी कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे आएगा बच्चों टी साइन थीटा। आप देख रहे हो कि अब दोनों के सेम हो रहे हैं। सबसे पहले तो निकाल लो टेन थीटा, मेरे पास दो वैल्यू आ गई ना, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। साइन थीटा बच्चों किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के। कॉस थीटा बच्चों किसको इक्विलिब्रियम में रख रहा है, एमजी को। यानी मेरा यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, एफ ई बाय एम जी। ये अब तक की कंडीशन है जब तक मैंने अभी इनको सस्पेंड नहीं करा है, ठीक है बच्चों, जब तक सस्पेंड नहीं करा है, तो ये मेरी टेन थीटा की वैल्यू आ रही है। बट अब इसने कहा है कि जब मैंने इस पूरे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया, किसी लिक्विड में सस्पेंड कर दिया, थीटा मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब आप मुझे बताओ कि और कौन सी फोर्स है, जब मैं पानी में किसी चीज को डुबाती हूँ, पानी में किसी चीज को सस्पेंड करती हूँ, तो कौन सी वो एक फोर्स है जो और लगती है, बता दो। बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स। अब मैं बॉयंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये भी बता दो। अपवर्ड्स। वेरी गुड। है ना बच्चों। अब देखो, मैं अगर ये स्फीयर जो ए स्फीयर है, सिर्फ इसको क्या करती हूँ, इसको स्टडी करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों स्फीयर्स में सेम चीजें हो रही हैं। तो मैं एक स्फीयर को आपको स्टडी करके बता दूंगी, ए स्फीयर को देखो किस तरीके से फोर्स में चेंज आया। बाकी सभी बच्चों को ध्यान से देखना है बच्चों। देखो यहाँ पे था मेरा ए स्फीयर, जिसपे यहाँ पे लग रही थी टी कॉस थीटा, यहाँ पे लग रहा था एम जी, यहाँ पे लग रही थी मेरी रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और यहाँ पे लग रही थी टेंशन का कंपोनेंट टी साइन। ये मैं लिख रही हूँ इनिशियल कंडीशन। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको पानी में सस्पेंड कर दिया। सस्पेंडेड, मेरी इंग्लिश थोड़ी है, आफ्टर सस्पेंड। अब सस्पेंड किया बच्चों, जब मैंने इस स्फीयर को पानी में डुबाया mg, अब बायंट फोर्स इसको क्या करेगा, ऊपर धकेलेगा। तो बायंट फोर्स बच्चों कहाँ लगेगा, ऊपर। मैंने लिखा यहाँ पे बायंट फोर्स। अब बच्चों यहाँ पे हमें पता है टी कॉस थीटा भी लग रहा है, पहले ही थीटा की वैल्यू बोली चेंज नहीं होगी, यानी थीटा सेम। यहाँ मेरा टी साइन थीटा, यहाँ पे वही मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है, जब वाटर में जब हम पानी को किसी और सब्सटेंस में जब हम चार्जेस को वो करते हैं, प्लेस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फोर्स कितनी हो जाती है एज कंपेयर टू एयर। एफ मीडियम में निकालेंगे तो एफ नॉट बाय के हो जाता है। मैंने फर्स्ट पेज पे ड्राइव कराया है। तो देखो, अगर मैं इस सेकंड केस के लिए, देखो सेकंड केस के लिए टेन थीटा निकालो, साइन के लिए तो वही है एफ ई, बट एफ ई कितना हो जाएगा बच्चों, एफ ई डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ नॉट बाय के। मान लो कि जो जिसमें डिबोया है उसका डाइलेक्ट्रिक मैंने मान लिया बच्चों के टाइम्स है। देखो मैंने कहाँ पे कराया है आपको, ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। मीडियम का क्या हो जाता है, एफ ई बाय के हो जाता है, ये एफ नॉट जो भी हमारा एयर में है। तो बस मैंने यहाँ पे वही वैल्यू रखी है, यहाँ पे इसको लिख दो एफ नॉट बाय के, ठीक है। अब देखो, अब मेरा क्या है mg, ये वाला कॉस वाला कंपोनेंट, ये कैसे आएगा, देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया बच्चों, और भी कोई कंपोनेंट था क्या, ये हो गया mg माइनस एफ बी, यही हो गया क्या, है ना। इस डायरेक्शन में mg है और ऊपर किस डायरेक्शन में है बच्चों, बायंट फोर्स है। तो मेरी टी कॉस थीटा की जो नेट वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, mg माइनस एफ बी, यानी एफ बी यानी बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कितना होता है बच्चों, रो डेंसिटी वॉल्यूम जी, रो जी वी। बट ये याद रखना, यहाँ पे डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी किसकी होती है, लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये याद रखना।
ठीक है, तो बस अब यहाँ पे लिख दो mg माइनस रो वी, ये सेकंड, यानी ये सेकंड केस का tan थीटा आया है, फर्स्ट केस का tan थीटा ये आया था। अब वैल्यू रख दो बस, और क्या ही करनी है। ये मान लो एफ नॉट बाय एम जी था, अब यहाँ पे कितना आया है एफ नॉट बाय के, ये एम जी माइनस रो वी जी, एफ नॉट से एफ नॉट कर क्या। अच्छा, अब बच्चों देखो ये v क्या है, जो यहाँ पे v है ये वॉल्यूम है, किसका, वॉल्यूम ऑफ, बच्चा बताओ किसका वॉल्यूम है। बायोंट फोर्स क्या होता है कि जो भी आपने एक मान लो एक बॉल ली, एक बॉल को जब पानी में डुबोया तो पानी उस बॉल को ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा, जिसे बायोंट फोर्स बोलते हैं। उस बायोंट फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है रो वी जी, ये वैल्यू मैंने लिखी है, ये भी ये रे रो वी जी, यानी डेंसिटी किसकी हो गई बच्चों, लिक्विड की, ये लिख दिया। वी यानी वॉल्यूम किसका है, उस बॉडी का जिसको सस्पेंड किया है, यानी यहाँ पे स्फीयर। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, मास अपॉन में डेंसिटी। अब डेंसिटी गलती मत कर देना कभी लिक्विड की लगा दो, यहाँ पे मैं वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया किसका है, स्फीयर का, तो यहाँ पे डेंसिटी भी किसकी लेंगे, जो हमारा स्फीयर है यानी एस का। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या ये अब तो बहुत आसान हो गया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, 1 बाय एम जी इक्वल्स टू 1 बाय के, यहाँ से देखो mg माइनस डेंसिटी, v की वैल्यू क्या हो गई m, यहाँ पे किसकी डेंसिटी आ गई, डेंसिटी ऑफ वो स्फीयर की g, यहाँ से mg कॉमन आ गया, तो mg तो हर कहीं से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1 बाय के, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब बताओ ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में आपको बस सारी वैल्यू पुट करनी है, बस ये इक्वेशन आ गई जो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। देखो डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालनी है, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी ये जो ये डेंसिटी है डेल एस, ये निकालनी है, बाकी सबकी वैल्यू गिवन है। देखो के निकालना है, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी है 1.6, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ये इसकी भी दी हुई है जिसमें वाटर सस्पेंस किया है 0.8, तो यहाँ से आप आराम से निकल जाएगा फॉर्मूला वैल्यू, देखो निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी बच्चों, ये आ गया ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आ गया 1 इक्वल्स टू 1 बाय के, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ के। अच्छा, अगर इसका एलसीएम ले लूं तो ये हो गई डेंसिटी ऑफ सरफेस, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एस, ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू 1 बाय के डेंसिटी ऑफ एस माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बस ये फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? मैम इसमें विस्कस फोर्स नहीं लग सकता? विस्कस फोर्स तो बच्चों अभी ये लिक्विड ऐसा नहीं है ना जहाँ पे, वो तो लिक्विड पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा लिक्विड होता कि जहाँ पे विस्कस फोर्स लगता तो वहां पे वो मैं क्वेश्चन में स्पेशली गिवन देता कि एक ऐसा लिक्विड है जो विस्कस फोर्स लगाएगा, क्योंकि हर लिक्विड तो विस्कस फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये ऐसा लिक्विड है जहाँ विस्कस फोर्स नहीं, सिर्फ नॉर्मल फोर्स बायोंट फोर्स लगेगी, जो एवरी लिक्विड में लगती है, वो तो स्पेशल केस हो गया विस्कस फोर्स। ये बच्चों तो ये इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये वाले क्वेश्चन को बायोंट फोर्स लगा के बस इक्वेशन बैलेंस करनी है और कुछ नहीं, और वैल्यू पुट कर देना। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे थे, वैसे तो आप लोगों को मैं ये होमवर्क के लिए भेज दूंगी, ये वाली स्लाइड, ये आप लोग एक बार खुद ट्राई कर लेना दीज क्वेश्चंस, ठीक है। जो नहीं होते हैं वो कल आप सर के साथ डिस्कस कर लेना। पढ़ते रहना बच्चों, मैं एक बार नवीन सर से पूछ के आप लोगों को ये वाली स्लाइड सेंड कर दूंगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, ma'am. ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम। Bye.